तो आगे का today we have to learn about this thing all we have discussed yesterday in last lecture, and today we are going to discuss about the next topic, that is simple pendulum. So our next topic is to discuss about the simple pendulum oscillation. Simple pendulum oscillation. First of all, simple pendulum oscillation जो होते हैं, we have to first prove कि yes, the simple pendulum performs simple harmonic motion. तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा इसमें टू प्रूव कि ये जो मोशन होता है सिंपल पेंडुलम का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, एसएचएम होता है। दूसरा हमको निकालना पड़ेगा उसके टाइम पीरियड का ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो सेकंड थिंग व्हिच वी हैव टू डू इज टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। सो दिस वन इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग व्हिच वी हैव टू डू इज टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन और एसएचएम। फिर उसके बाद आफ्टर डिस्कसिंग टाइम पीरियड of SHM, we have to discuss of SHM. We have to discuss frequency. Yes, then we have to discuss the frequency of oscillation. Time period का inverse होता है frequency. Frequency of SHM, and then we have to, after discussing frequency of SHM, we have to discuss the laws of simple pendulum, which is a very important thing. The last thing is very important. Laws of सिंपल पेंडुलम, जो कि एग्जाम में पूछता है, राइट डाउन द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर परफॉर्मिंग एसएचएम। तो लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग एसएचएम है ना। तो ये तुमको 3-4 चीजें जो अभी सिंपल पेंडुलम की पढ़ना और प्रूफ करना है। तो दीज आर द 4 थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग सिंपल पेंडुलम ऑक्सीलेशन, सिंपल पेंडुलम एसएचएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सीलिंग, जिसमें हम पेंडुलम को लटकाते हैं हैंग करके, and ceiling will be shown by like this sign. You have to draw these dotted lines over here, like this small lines. You have to draw on the upper surface of the ceiling. It shows that this one is the ceiling. फिर वहां से हम क्या करेंगे, एक पेंडुलम को लटकाएंगे, that is this one. पहले तो इसको ऐसा रखते हैं, ओके, एंड इसमें एक बॉब फंसा देंगे इसके अदर एंड पे। तो अदर एंड कंसिस्ट ऑफ अ बॉब, इज टाइड टू अ बॉब, एंड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मीन्स ये इस पॉइंट पे उसको लटका दिया, सस्पेंड कर दिया। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड दिस इज द बॉब इन डाउन। अब बॉब को क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठा के यहाँ तक लाएंगे, इस पोजीशन तक। तो उसकी थोड़ी हाइट इंक्रीज करेंगे, बॉब को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। तो बॉब की जो नई पोजीशन रहेगी वो यहाँ तक रहेगी, और स्ट्रिंग जो हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। इन सब में एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है। तो जो लेंथ यहाँ पे स्प्रिंग की वही लेंथ यहाँ पर भी है स्प्रिंग की, ओके। स्प्रिंग की लेंथ सेम है दोनों प्लेसेस पे। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्प्रिंग को जो है हमने कितना ऊपर उठाया, छोटा सा एंगल, बहुत छोटा सा एंगल। वैसे तो उसको डेल्टा थीटा लिखना चाहिए, मगर ये मोशन वाला चैप्टर, मोशन नहीं पढ़ रहे हम लोग बेसिकली, हम सिर्फ इंक्लिनेशन यानी एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थीटा बताएंगे। और छोटे से एंगल से ऊपर उठाया, क्योंकि बड़े एंगल से ऊपर उठाओगे तो फिर इसका डेरिवेशन करना बहुत मुश्किल है, मैथमेटिक्स लगता है बहुत अच्छा वाला। तो एकदम सिंपल डेरिवेशन करने के लिए, सिंपल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम एकदम सिंपल एंगल, छोटे से एंगल से ऊपर उठाते हैं बॉब को और इस पोजीशन तक लाते हैं ऑक्सीलेट कर। फिर क्या होगा, ये बॉब को छोड़ेंगे तो ये अपने वेट की वजह से नीचे जाएगा और फिर मोशन में आ जाएगा। तो इनर्शिया की वजह से, मोशन वाली इनर्शिया की वजह से इस साइड पहुंचेगा, इन दिस सर्टेन पोजीशन समवेयर ओवर हियर इट विल रीच बाय द पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सो इट विल डेफिनेटली स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग अगर इसको रिलीज करेंगे। तो ऑक्सीलेशन करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑक्सीलेशन इज द रीस्टोरिंग फोर्स। एंड रीस्टोरिंग फोर्स मतलब उसको जो हमने उसकी जगह से खींचा था, जैसे कि स्प्रिंग ब्लॉक में आपको याद होगा हमने इस ब्लॉक को खींचा था और फिर वो ऑक्सीलेट होने लग गया था ब्लॉक। तो वैसे ही यहाँ पे हमने ये बॉब को थोड़ा सा ऊपर उठाया और छोड़ दिया तो उसको वापस कौन लेकर आएगा? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स ही तो है जो ब्लॉक को वापस लेके आता था स्प्रिंग के केस में, और यहाँ पे बॉब को लेकर आएगा रिस्टोरिंग फोर्स उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। मगर ओरिजिनल पोजीशन पे आने के बाद वो क्या होगा, अपोजिट साइड में चला जाएगा और ऑक्सीलेट होने लगेगा। लाइक यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर वो वापस रिटर्न अपनी पोजीशन पे आएगा, एंड इन दिस वे वो ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन परफॉर्म करेगा आगे पीछे, टू एंड फ्रो, इन विच दिस पोजीशन वी विल कॉल इट एज, mean position, and this position we will call it as amplitude if you want to say। amplitude बोलो या displacement x बोल दो कि x displacement किया उसका। तो this is the restoring force which is responsible for performing oscillation।
तो यहाँ पर हमारा मेन टास्क क्या है, हमको यही समझना है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आया कैसे इसके केस में। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स आता है वेट की वजह से। देखो, जो बॉडी का वेट होता है वो हमेशा किस तरफ लिया जाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम बिल्कुल बॉडी का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लेंगे, एकदम नीचे की तरफ। एंड उसके दो कंपोनेंट कर देंगे। तो कंपोनेंट में रेड कलर से बता दूंगा, एक कंपोनेंट इस तरफ करेंगे जो बॉब को वापस लेकर आएगा, और एक कंपोनेंट जो स्प्रिंग को टाइट करेगा, है ना। स्प्रिंग को टाइट करने के लिए भी तो एक कंपोनेंट चाहिए, नहीं तो स्प्रिंग टाइट कैसे होंगी। तो स्प्रिंग को टाइट कौन कर रहा है, स्प्रिंग खींचेंगे तो टाइट होंगी ना। तो स्प्रिंग को खींच के टाइट कौन कर रहा है, वेट ही तो टाइट कर रहा है बॉब का। वेट नहीं होगा तो स्प्रिंग खींचेंगी कैसे, टाइट कैसे होंगी। तो ये जो हमारा एक तो ये है वेट जो कि नीचे की तरफ है, और उसके दो कंपोनेंट है जो काम कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे कि ये वेट का जो फॉर्मूला है वो है mg। तो एक कंपोनेंट होगा उसका mg cos थीटा, ओके। एंड दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा उसका mg sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो होगा उसका mg sin थीटा, और फर्स्ट वाला कंपोनेंट, सेकंड वाला कंपोनेंट होगा उसका mg cos थीटा। तो दिस इज द टू कंपोनेंट्स। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है आपका, तो दिस सबऑर्डिनेट एंगल विल आल्सो बी थीटा। ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, क्यों, क्योंकि ऐसी दो लाइंस दी हुई है और उसमें ऐसी एक स्ट्रिंग पास हुई है ना। तो ये ऊपर वाला एंगल देखो डायग्राम में थीटा है। तो ये जो वेट है mg और ये उसका कंपोनेंट है mg cos थीटा, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, थीटा। दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। डायग्राम को जूम किया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यहाँ है टॉप में, और ये नीचे वाला जो एंगल है ये यहाँ है। ओके, दिस वे। तो इस तरीके से यहाँ पर तुमको जूम करके बताइए डायग्राम, ताकि तुम थीटा समझ सको कैसा आया। और फिर थीटा मिल गया तो mg cos थीटा एक कंपोनेंट होगा, और बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। तो अभी मुझे बताओ कि कौन सा फोर्स जो है वो टेंशन के अपोजिट काम कर रहा है। तो टेंशन मतलब स्प्रिंग को टाइट करने वाला जो फोर्स है वो आया किसकी वजह से, mg cos थीटा की वजह से। मतलब तुम लिख सकते हो कि टेंशन के अपोजिट कौन सा फोर्स है यहाँ पे, mg cos थीटा, जो कि स्प्रिंग को टाइट कर रहा है। mg cos theta is something which is some force which is responsible for tightening the string। हमको उसकी जरूरत नहीं है इस डेरिवेशन में, हमको बॉब को वापस लाने वाले फोर्स की जरूरत है। बताओ तो ये जो बॉब है, ये जो हमारा स्टोन है, इसको वापस कौन सा फोर्स लेकर आ रहा है, देखो उसको अपनी जगह पे कौन सा फोर्स वापस लेकर आ रहा है, mg sin थीटा। mg sin थीटा इज द फोर्स which is bringing back this bob to its original position। मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। तो मैं इसलिए लिख दूंगा कि भाई ये तो रिस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखो मीन पोजीशन के तरफ है। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, है ना। फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बाय द वे व्हाट वी आर डूइंग, हम प्रूव कर रहे हैं इस डेरिवेशन के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू वी विल प्रूव कि ये जो मोशन है, जो आगे पीछे मोशन हो रहा है स्टोन का, या आगे पीछे जो मोशन हो रहा है स्टोन का, ये ऑक्सीलेटरी मोशन है, ये हमको प्रूव करना है। तो विल डेफिनेटली प्रूव यूजिंग दिस इक्वेशन। तो देखो हो रहा क्या है, बेसिकली नाउ यस, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। am I correct? यस, ओके। एंड यहाँ पे क्या हमारे पास mg sin थीटा, am I correct? ओके। बट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि थीटा बहुत छोटा एंगल है, थीटा इज वेरी स्मॉल। वैल्यू ऑफ थीटा विच वी हैव टेकन, जो स्प्रिंग को हमने टेढ़ा किया था वो कैसा टेढ़ा किया था, बहुत कम एंगल से। तो दैट इज अ वेरी स्मॉल थीटा वी हैव यूज्ड एक्चुअली। तो इसलिए क्या होता है कि जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो कभी भी जिंदगी में याद रखना बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल टू थीटा। क्योंकि छोटे एंगल के लिए ना साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा, साइन एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएंगी, साइन वाई की वैल्यू वाई के इक्वल हो जाएंगी, है ना। साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है छोटे एंगल में, क्योंकि थीटा का आंसर एज इट इज आता है, सेम टू सेम आता है। ये एंगल कितने होने चाहिए, 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, लाइक दिस। अगर ऐसे छोटे छोटे एंगल है ना, तो साइन थीटा और थीटा में कोई खास अंतर नहीं होता। जो वैल्यू साइन थीटा की होती है, सेम आंसर थीटा ही होता है। तो थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू बिल्कुल एक्जैक्टली सेम आती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे क्या लिख देता हूँ, ओनली थीटा। Now what is the second thing, that this m and m will get cancelled, okay। So this we have got acceleration is equal to g into theta, and then what we have is formula for acceleration which is equal to you can say एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम लगा सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट वो तो हमको प्रूव करना है कि ए का फॉर्मूला यहाँ पे आना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तभी तो हम बोल पाएंगे कि ये मोशन कौन सा मोशन है,
सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि यही तो इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से ऑब्टेन की थी। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसी से हमने ये इक्वेशन ऑब्टेन की थी। ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन ऑब्टेन की थी, और ये इक्वेशन प्रूव करती है कि मोशन कौन सा है, ऑक्सिलेटरी मोशन। तो अभी तक की जो हमने किया दैट इज अ बेसिक थिंग कि हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया एम ए, एंड उसको जी साइन थीटा को एम जी साइन थीटा को हमने एम जी थीटा लिखा के कि साइन थीटा बहुत छोटा एंगल। तो हमारे पास यस, तो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस कि एक्सेल हमको प्रूव करना है कि एसएचएम है, तो ए को क्या प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये हमको प्रूव करना ही पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि दिस मोशन इज नथिंग बट SHM, this simple pendulum is performing SHM. How you will prove? By proving that acceleration is directly proportional to minus x. One thing which we have forgot in this derivation, which casually happens, to put up the minus sign over here. I have purposely not put it because I want to tell you that see this, कि जैसे से हम थीटा इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, मतलब जैसे से इस डायरेक्शन में हम एक्स बढ़ाएंगे, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे बॉब का, मतलब बॉब को और ऊपर लेकर जाएंगे, हमको ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना है क्योंकि थीटा छोटा ही रखना है हमको, ओके। तो जैसे से हम थीटा एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स किस तरफ बढ़ेगा, ये एम जी साइन थीटा बढ़ेगा किस तरफ, टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। जैसे स्प्रिंग के केस में ज्यादा खींचो तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता था, वैसे बॉब को तुम जितना ऊपर उठाओगे उतना ज्यादा किसकी वैल्यू बढ़ेगी, एम जी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। एम जी साइन थीटा किसका काम कर रहा है यहाँ पे, ये जो एम जी साइन थीटा ये कंपोनेंट किसका काम कर रहा है, यू कैन सी रिस्टोरिंग फोर्स का, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की कैसे होता है, अपोजिट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का काम कौन कर रहा है, थीटा, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि थीटा जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट काम कर रहा है, मतलब थीटा जो है वो बढ़ना नहीं चाहता, कि थीटा जो है वो एक्चुअली हम बढ़ा रहे हैं, और उसको बढ़ने से कौन रोक रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स रोक रहा है थीटा को बढ़ने से, तो इसलिए यहाँ पे वी आर वेरी नेसेसराइज टू पुट अप दिस माइनस साइन ओवर हियर, okay, तो minus mg sin theta, so that minus sign will continue over here also, that's why I'm representing it with the red color. Now we'll back to the derivation. We already know that theta is equal to arc upon radius for circle, है ना, सर्कल में थीटा की वैल्यू क्या होती है, arc upon radius। तो यहाँ पे आर्क क्या है, देखो आर्क जो है ना वो हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया था, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया तुमको कि हमने बॉब को कितना ऊपर उठाया था, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर उठाया था, तब जाके इसमें कितना रिस्टोरिंग फोर्स आया, रिस्टोरिंग फोर्स आया mg sin थीटा, ओके। तो हमको पता है कि भाई थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो इसमें देखो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है सर्कल बन रहा है ना पूरा, तो कंप्लीट नहीं हो रहा सर्कुलर क्योंकि हमने इसको यहीं तक उठाया है, बट अगर सर्कल बनता तो ऐसे ही बनता, तो उसमें यहाँ इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ओके। सो वी कवर्ड द डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो x किसका काम कर रहा है, आर्क का, और रेडियस का काम कौन कर रही है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो स्प्रिंग की लेंथ है वो किसका काम कर रही है, सर्कल की रेडियस का। तो इसलिए मैंने लिखा आर्क की जगह पे x और रेडियस की जगह पे l, जो कि किसका फॉर्मूला हुआ, थीटा का। थीटा का फॉर्मूला हुआ आर्क अपॉन रेडियस, मतलब डिस्प्लेसमेंट x अपॉन रेडियस की जगह कौन आएगा, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। होपफुली यू गेट दिस, थीटा की जगह पे x बाय l कैसे आया, एंड माइनस का साइन वी हैव कंटिन्यूड हियर। Now what you have to do, you have to write this thing little bit by arranging it. So in upon the g you will get l, that is minus gl, and it is multiplied by x, okay. In this particular equation you can see acceleration is directly proportional to minus x, क्योंकि ना तो g की वैल्यू चेंज होने वाली है, g की वैल्यू हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, that is acceleration due to gravity is fixed for a particular place, क्योंकि पेंडुलम को हमने एक ही जगह पे रखा हुआ है, और लेंथ भी चेंज नहीं होने वाली स्प्रिंग की, वो भी कैसी है, कांस्टेंट। तो जी और एल तो पूरा कांस्टेंट है, तो जी और एल कांस्टेंट है, तो इसको हटा देंगे और उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो एक ही जगह पे ए है, एक्स की जगह पे एक्स है, और बीच में माइनस का साइन है, तो यू कैन सी कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। व्हाट दिस expression shows that acceleration is directly proportional to minus x, that means acceleration is comparable to this equation, that is minus omega square x, मतलब एक एक्सेलरेशन है जो कि x के अपोजिट में काम कर रहा है, एक फोर्स है
जो कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो वो फोर्स किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, जो स्टोन को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन, मीन पोजीशन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और दोनों के डायरेक्शन कैसे, अपोजिट, रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन। एंड वी प्रूव्ड कि दैट दिस मोशन इज नथिंग बट SHM because A is directly proportional to minus x. Okay? समझ गया आ सर। गया समझ। हाँ, ओके। देखो, अगर तुमको कुछ डाउट लगता है ना, जैसे कोई स्टेप नहीं समझ रही है, तो तुम जैसे कि कोई भी एक स्टेटमेंट में मार्क कर दिया करो बीच में, अगर नहीं समझ में आया तो सर ये पॉइंट नहीं समझा, रिपीट कर दो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि देखो, तुमको तुमको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली तुमको माइक अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। तुमको कोई स्टेप नहीं समझ में आई तो वो स्टेप को सर्कल कर दिया करो। जैसे कि ये जो हमारा वेट, हाँ, so we'll move to the next derivation, that is the time period of SHM. So we have to find this time period. How would you know that how you will get the time period? तो उसके लिए मदद करेगा ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2/T, है ना, कैपिटल T, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। और ओमेगा मतलब क्या, गोल घूमने की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने चक्कर मार रहा है वो एक सेकेंड में, कितने ऑक्सीलेशन वो परफॉर्म कर रहा है एक सेकेंड में। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हुआ, इससे टाइम पीरियड को ऊपर लेकर आ जाओ, शिफ्ट कर दो, न्यूमरेटर में लेके आ जाओ, तो ओमेगा कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर में, एंड टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2π/ओमेगा। तो अगर एक बार हमको ओमेगा मिल जाए तो टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। तो ओमेगा हमको ऑलरेडी मिल चुका है। देखो, लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज 1 एंड दिस इक्वेशन एज 2। तो एक इक्वेशन हमको मिली है जिसमें ए की वैल्यू आई है -G/L मल्टीप्लाई बाय एक्स, ओके। एंड जो दूसरी इक्वेशन हमको मिली है वो है A इज इक्वल टू -ω²x, ओके। तो इसमें तुम ध्यान से देखो, A की जगह पे A बिल्कुल है, x की जगह पे x भी है, माइनस की जगह पे माइनस है, बट ω² की जगह पे तुम कुछ अलग ही देखोगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ ω² की जगह पे क्या आ रहा है, देखो G/L, है ना, है कि नहीं। तो मुझे बताओ कि ओमेगा की वैल्यू क्या हुई इससे, √G/L, एम आई करेक्ट, यस। फिर उसके बाद मुझे बताओ कि 1/ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेंगी इससे, 1/ओमेगा, ओमेगा हमको डिनोमिनेटर में चाहिए पुट करने के लिए, तो वो हमको मिलेगा 1/ओमेगा √L/G। अरे ये ओमेगा को रेसिप्रोकेट कर दिया ना, 1/ओमेगा कर दिया, तो G/L का क्या हो जाएगा, L/G। तो हमको 1/ओमेगा की वैल्यू मिल गई, तो सिंपली पुटिंग इन दिस इक्वेशन, ये अपर वाली इक्वेशन में, दैट इज T इज इक्वल टू 2π/2π ओमेगा, अपॉन ओमेगा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/ओमेगा। तो 1/ओमेगा की वैल्यू क्या हुई, 1/ओमेगा की वैल्यू अभी हमने लिखी ऊपर, क्या, √L/G। तो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम। इतने टाइम के साथ वो पेंडुलम ऑक्सीलेट करेगा। मगर ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब वो बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट कर रहा हो। जब वो बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ ऑक्सीलेट कर रहा हो, छोटे थीटा से, बहुत छोटा सा एंगल अगर हम लेंगे तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। जब ऐसे छोटे छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा छोटा एम्पलीट्यूड हो, देन ओनली दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड। बड़ा फॉर्मूले में साइन सीरीज लगती है, वो साइन सीरीज एक लंबा फॉर्मूला है उसका, दैट वी आर नॉट यूजिंग। वो बड़े थीटा वाला हम नहीं कर रहे, छोटे छोटे थीटा पे हम ऑक्सीलेशन कर रहे हैं। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, द नेक्स्ट टॉपिक विच विल कम इज frequency, to understand frequency. So the next topic is to understand the frequency, how we will obtain the frequency. तो frequency तो भाई एकदम ही सिंपल है। frequency क्या होता है, मतलब कितने चक्कर मारे एक सेकेंड में, है ना। तो वो होता है 1/टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हमने अभी भी निकाला उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, तो 2π की जगह पे हो जाएगा 1/2π, और √L/G की जगह पे क्या हो जाएगा, √G/L, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम। ये जो पेंडुलम हमारा आगे पीछे ऐसा ऑक्सीलेट कर रहा है, ये इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी एक सेकंड में इतने चक्कर मारेंगे, ओके, दिस मच। फ्रीक्वेंसी के बाद हमको प्रूफ लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना है। तो सिंपल पेंडुलम की लॉज ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑक्सीलेशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रूट ऑफ G, ओके।
जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ जी। कैसे? क्योंकि अभी हमने देखा, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी। अगर टाइम पीरियड की टर्म में लिखना चाहते हो तो टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट एल के। देखो ये यहाँ पे फॉर्मूले में टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट एल के। तो ये हो गया पहला लॉ। फिर दूसरा लॉ क्या बोलता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ। ये देखो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डिनोमिनेटर में रूट एल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, जिसको भी इनवर्स प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं। यहाँ पे लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, नहीं रूट ऑफ एल। ओके, फिर उसके बाद टाइम पीरियड के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, टाइम पीरियड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, देखो ये फॉर्मूले में टाइम पीरियड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, रूट जी के। तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सेकेंड लॉ हो गया पेंडुलम से रिलेटेड। तीसरा लॉ ये है कि ये जो टाइम पीरियड है या ये जो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन की, ये मास पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले को गौर से देखो, यहाँ पे कहीं पर भी मास नहीं है, मतलब मास के ऊपर फॉर्मूला डिपेंड ही नहीं करता, मतलब वैल्यू भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसकी? फ्रीक्वेंसी की और टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन की। ऑक्सीलेट करने के टाइम पीरियड और ऑक्सीलेट करने की फ्रीक्वेंसी जो मास पे डिपेंड नहीं करती। मतलब तुम पेंडुलम की जगह तुम खुद भी बैठ जाओगे जाके, तो उसके टाइम में कोई फर्क आने वाला नहीं है। अगर तुमको पहले 10 सेकेंड लग रहे थे एक ऑक्सीलेशन के लिए, तुम खुद भी बैठ जाओगे पत्थर की जगह तो भी 10 ही सेकेंड लगने वाले हैं। ओके, मास पे डिपेंड नहीं करता कि कोई कितना भारी स्टोन लगा रहा है कि कोई कितना हल्का स्टोन लगा रहा है। वो सिंपली टाइम जो उसका सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ओके, मास बदलने से। फिर तीसरा लॉ जो है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। वो लॉ बोलता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब थीटा बहुत छोटा हो, एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। एम्पलीट्यूड मस्ट बी वेरी स्मॉल, देन ओनली दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, अदरवाइज दिस फॉर्मूला डोंट वर्क। ओके, so this is whole thing about these are the laws of frequency and time period, and this thing is a whole about simple pendulum. And this topic is over right now. Simple pendulum is finished, and we'll see some numericals based on this in the next lecture, since we have not discussed many numericals till now. So the next lecture will be definitely purely based on numericals. Okay, for now you have to just, what you have to do, that you have to write these things, each of these things, that is to prove that is that this motion was SHM, and the time period of formula which we got, frequency which we got, and these all these laws, you have to write it and show me tomorrow कि तुमने ये पूरा करके रखा है, then only it is a possibility कि we'll do the numericals. Okay, so for now I cannot extend this lecture to a numerical. I am just stopping my lecture over here only, and just you get ready for numerical in the next lecture after preparing this derivation. Along with this derivation, you have to prepare for the velocity, displacement, and acceleration also.